अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अरीबा शाहिद और आज पहला एपिसोड है बोलो जवान के नए पॉडकास्ट ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान का। ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान को जब हम सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहन में, बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, लेकिन इस पॉडकास्ट का स्पेसिफ़िक फोकस जो है वो फूड सेफ्टी के हवाले से है। और फूड सेफ्टी के अंदर भी हम ख़ास तौर पे बात करना चाहते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स या टीएफएस के हवाले से। क्या है ये टीएफएस, ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, क्यों हमें इनके बारे में जानने की ज़रूरत है, और ये किस तरह बहुत खामोशी के साथ तकरीबन जो हम रोज़मर्रा में जितने भी खाने खा रहे हैं, जो चीज़ भी हम खा रहे हैं, उनके अंदर किस मिक़दार में मौजूद हैं और किस तरह से हमारी सेहत को, हमारे प्यारों की सेहत को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये सुनने में थोड़ा लगे कि ये तो कोई बहुत टेक्निकल गुफ्तगू लगती है, इस गुफ्तगू से आम आदमी का क्या ताल्लुक़ है, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स या पॉलिसी मेकर्स को इस तरह की बातें जो हैं उसमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन आम शख्स, मेरे और आप जैसे जो आम लोग हैं, ये गुफ्तगू एक्चुअली आपके और मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि खाना तो हम सब खाते हैं। कोई मेहमान आता है तो मेहमानदारी भी हम सब करते हैं, लेकिन हम ख़ुद भी जहर खा रहे हैं रोज़ाना, और अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को, जिनकी हम मेहमानदारी इतने शौक़ से, इतनी मोहब्बत से कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उनको भी जहर दे रहे हैं। और ये हम कैसे कर रहे हैं और ये हम क्यों किए जा रहे हैं? अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट थोड़ा सा जस्ट बेयर विद अस एंड प्लीज़ लिसन टू द कॉन्वर्सेशन दैट अनफोल्ड्स गोइंग फॉरवर्ड। हमारे पहले एपिसोड में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं और वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, एंड सो वी थॉट दैट फॉर द फर्स्ट एपिसोड वी नीड समवन ऑन बोर्ड who can talk on behalf of both sides of the table, कि वो सिविल सोसाइटी के बिहाफ पे भी बात कर सकें और वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी बात कर सकें। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो जिस तरह ये आज पॉडकास्ट है, हम इस तरह की कॉन्वर्सेशंस में उनको लीड दें और उनसे सीखें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। हमारे साथ आज मौजूद हैं Dr. Khwaja Masood Ahmed. He is the National Coordinator for the Nutrition and Food Fortification Alliance at the Ministry of National Health Services, Regulation and Coordination. Welcome to the podcast, Dr. Saab. अच्छा डॉक्टर साहब, पहला बहुत बेसिक सा सवाल है। हम लोग तो ये कॉन्वर्सेशन ज़ाहिर है करते रहते हैं और आप तो इस कॉन्वर्सेशन को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, लेकिन फॉर सो मेनी ऑफ आवर लिसनर्स जिनको नहीं मालूम कि ट्रांस फैट्स क्या हैं, टीएफए क्या है, तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि थोड़ी सी रोशनी इस पे प्लीज़ ज़रूर डालिए कि ट्रांस फैट्स क्या बला हैं और ये किस हद तक हम लोगों की जो रोज़मर्रा की आम ग़िज़ा है उसके अंदर पाए जाते हैं, और इनके होने से किस तरह के वो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं जो पाकिस्तानियों को लाहक हैं, वो कौन से ख़तरे हैं हमारी सेहत को जो हम क्योंकि कॉन्स्टेंटली इन ट्रांस फैट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो किस किस तरह से ये डैमेज कर रहे हैं हम लोगों की सेहत को। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच अरीबा। एक्चुअली हम गुड फैट और बैड फैट की बात तो हम काफ़ी अरसे से कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और जब भी कोई कार्डियोवैस्कुलर इशू होता है या किसी किस्म का कोई डाउट भी हो कि जी इंसान जो है वो ससेप्टेबल है हार्ट अटैक की तरफ, तो मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं वो आपका लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, और उसमें मोस्टली जो है ना वो हम बात करते हैं बैड फैट्स की ना। तो बैड फैट्स तो हम नॉर्मली कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है जी, ये ट्राइग्लिसराइड्स है जी, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम उसको डिवाइड करें तो सैचुरेटेड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं और ट्रांस फैट्स हैं। तो आज से 4-5 साल पहले तक हम सिर्फ बात करते थे सैचुरेटेड फैट्स की कि दीज आर द बैड फैट्स, और द मोर दी अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि जल्दी
डिग्रेड हो जाते हैं बॉडी के अंदर और जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो दे आर गुड फैट्स। और फिर उसमें बहुत सारी डाइट्स की बात आई। तो 5-6 साल पहले ना स्पेसिफिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फोकस किया कि हम ट्रांस फैट्स को उतना फोकस नहीं कर रहे जितना कि हमें करना चाहिए, जबकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और ये सबसे ज्यादा नॉन डिग्रेडेबल फैट्स हैं। और ये सबसे ज्यादा जो है वो जिस्म के अंदर जब भी कहीं डिपॉजिट होते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूस इलनेस कॉज करते हैं, और अल्टीमेटली जो ग्लोबली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का या हार्ट डिजीज है या जो भी इनमें इनमें इजाफा हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह ट्रांस फैट्स हैं। और इनको जो है वो हमें खत्म तो हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह आपने भी बताया कि हर खुराक के अंदर जो भी पकती है या जो भी प्रोसेस होती है ये शामिल होते हैं। लेकिन हम उन्होंने एक खास स्टैंडर्ड्स बनाए ना, कि जितने भी हम फैट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके 2% से ज्यादा जो है वो ट्रांस फैट्स नहीं होने चाहिए। कि अगर हम टोटल जितनी भी एनर्जी या कैलोरीज ले रहे हैं उसमें से 8% से ज्यादा कैलोरीज जो है वो ट्रांस फैट से, उस मतलब ट्रांस फैट की कैलोरीज 8% से ज्यादा टोटल कैलोरीज इनटेक का नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सबसे पहली बात थी। अब मैं बताऊं कि ये है कहाँ पे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो बड़ा सोर्स है ट्रांस फैट्स का वो है हमारा वनस्पति घी। ये मुख्तलिफ जो ऑयल्स हैं, स्पेशली पाम ऑयल है, उसको हाइड्रोजनेट करते हैं। अगर तो इसको ये फुली हाइड्रोजनेट करें तो ये प्रोसेस लंबा भी है, लेकिन उससे ये होता है कि ये जो ट्रांस फैट्स वगैरह नहीं होते, लेकिन उसको पार्शली हाइड्रोजनेट करते हैं उसको दानेदार बनाने के लिए, उसका एक खास किस्म का टेक्सचर लेके आने के लिए, और जिसकी वजह से ना उसके अंदर ट्रांस फैट की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जिस तरह मैंने अर्ज किया इनिशियली कि 2% से ज्यादा WHO रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जब ये वनस्पति घी बनता है तो इसमें ये मिकदार जो है वो 10 से लेकर 20% तक हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नाशपाती की बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो पाम ऑयल है, जो कि जिसे हम सिंपल कुकिंग ऑयल कहते हैं ना, ये बेसिकली जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें ज्यादा रिफाइनिंग नहीं करते, उसके अंदर भी ट्रांस फैट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ये तो दो बुनियादी सोर्स हैं। फिर जब इन चीजों इस इन सोर्सेज से फिर जो भी आइटम्स हम बनाएंगे, जो भी खाना बनाएंगे, जो भी बेकरी आइटम्स बनाएंगे, जो भी जिस भी खुराक में इसको डालेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से ट्रांस फैट्स चली जाएंगी। एक तो ये मेन सोर्स है जो आगे हमारी खुराक में चला जाता है। जो घर के अंदर भी जो हम खाना खा रहे हैं, अगर वो वनस्पति घी से बन रहा है तो उसके अंदर ट्रांस फैट्स शामिल हो रही हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि जब हम ऑयल को बार बार हीट करते हैं, एक ही ऑयल है, रिकमेंडेड जो है वो नॉर्मली जो WHO या फूड अथॉरिटीज रिकमेंड करती हैं वो ये है कि 2 दफे से ज्यादा एक ही ऑयल के अंदर कुकिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा है, स्ट्रीट फूड की तो खैर बात ही ना करें, इवन जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहां पे भी वो सुबह अगर तेल डालते हैं उसी के अंदर फिर तेल डालते रहते हैं शाम तक, मतलब है कि पिछला तेल डिस्कार्ड नहीं करते 2 कुकिंग्स के बाद। तो उसके अंदर फिर ट्रांस फैट्स की रेशो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तीसरा, ये जो हमारी बेकरी आइटम्स हैं इनके अंदर जो फैट्स इस्तेमाल होती हैं जिन्हें हम शॉर्टनिंग्स कहते हैं, ये जो खास तौर पर ये जो हम कहते हैं ना कि ये जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है या शुगर, ये जो फ्रेश क्रीम केक्स हैं, ये जितने भी क्रीम्स हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स हैं। तो ये तीसरा सोर्स आ गया। चौथा, ये जो जितना भी हमारा फास्ट फूड है, जंक फूड है, स्ट्रीट फूड है, बार बार तला हुआ भी, और जो बार हाईली प्रोसेस्ड फूड है, इसके अंदर भी ट्रांस फैट ज्यादा है। तो अगर हम अपनी डेली खुराक की, आपने खुद भी कहा कि हम बेशुमार ट्रांस फैट्स ले रहे हैं, तो अगर हम अपनी डेली खुराक को एनालाइज करें तो हमें पता लगता है कि हम जो आजकल फूड खा रहे हैं, जिसे हम इंजॉय करने के लिए भी खाते हैं, एनर्जी के लिए भी लेते हैं, या हम जिसे कहते हैं ना कि फटाफट तैयार जो बाजार से बनी हुई चीजें लेते हैं, तो ये सारी की सारी ट्रांस फैट्स इसके अंदर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। एवरेज जो है वो हम अगर हम उन लोगों को भी मिला लें जो बहुत कम करते हैं, उनको भी मिला लें जो ज्यादा करते हैं, तो तकरीबन 6.5 से 7% हमारा जो फैट का इंटेक है वो ट्रांस फैट, जो कि WHO स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत मुफस्सल तरीके से हमें एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रांस फैट्स क्या हैं, वो किन किन डाइटरी सोर्सेज में पाए जाते हैं, और वो किस किस तरह से हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल ये है कि देखिए, आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड क्वाइट क्लियरली और बहुत दफ़े आपसे बात करते हुए ऐसा महसूस होता है कि वो जो तफरीक होती है
یا جو ڈفرینس ہوتا ہے بٹوین سول سوسائٹی اینڈ دا گورنمنٹ وہ بالکل ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے وین وی آر ٹاکنگ ٹو یو، بیکاز یو ٹرولی ٹاک ایز این ایکٹیوسٹ who is adamant and who is committed to the elimination of trans fats. لیکن اگر گورنمنٹ کے لیول پہ جس طرح آپ کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے اتنی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے ٹی ایف ایز کو یا ٹرانس فیٹس کو ریگولیٹ کرنے کی اور ایونچولی ہوپ فلی انشاءاللہ ایلیمینیٹ کرنے کی، تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ کہیں گوٹ جا کے پھنس رہی ہے کوئی، کیوں ہم اتنی تیزی سے موو نہیں کر پا رہے جب ہم جانتے ہیں ریسرچ موجود ہے، گورنمنٹ کے لیول پہ کمٹمنٹ اور ول موجود ہے ٹی ایف ایس کو ریگولیٹ کرنے کی، تو یہ بات جس تیزی سے آگے بڑھنی چاہیے ریگولیشن اور ایلیمینیشن کی، یہ اس تیزی سے آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی؟ ایکچولی بورڈ کہیں پھنس نہیں رہی ہے. میں نے جس طرح عرض کیا کہ ابھی کوئی WHO نے بھی 2018 میں ہی پہلی دفعہ ٹرانس فیٹس کی بات کی، اس کے اسٹینڈرڈس کی بات کی، اس کے ریگولیشنز کی بات کی. تو امیڈیٹلی جیسے ہی یہ WHO نے یہ اسٹینڈرڈس کی بات کی، اس وقت پاکستان میں بھی سائملٹینیسلی ہم نے 2019 میں ہی اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا. اور اس وقت چونکہ فوڈ اتھارٹیز بن چکی تھیں تو ہر فوڈ اتھارٹی نے نا اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے، اپنے لوکل سرکمسٹانسز کے حساب سے، یا اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کتنا انفورس کر سکتے ہیں، تو اپنے اسٹینڈرڈز بنائے. اس میں ڈیفینیٹلی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے سب سے زیادہ اسٹرینجنٹ اور اسٹرانگ اسٹینڈرڈز بنائے ٹرانس فیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا، اب ایک طرف تو اسٹینڈرڈس تو بن رہے تھے، دوسری طرف ہماری انڈسٹری جو تھی اس کو بھی نظر آ رہا تھا کہ حالات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ گلوبلی جب ایک اسٹینڈرڈ بن رہے ہیں تو اس سلسلے میں انڈسٹری کو ماڈیفائی کرنا چاہیے، اپنے پروسیسز کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہم نے عوام کی صحت کے لیے ہی کام کرنا ہے. اور اگر انڈسٹری بھی ایسی چیزیں پروڈیوس کرے گی جو عوام کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گی تو ان کی سیل بھی بڑھے گی اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قطغن بھی نہیں لگے گی. لیکن بہرحال انڈسٹری نے اس کو اس ڈفرینس آف اسٹینڈرڈس کو یوٹیلائز کیا اور وہ میں چلے گئے. فارچونیٹلی اسی وقت ہی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ ڈفرینس آف اسٹینڈرڈس ختم ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کو دی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی بھی ریگولیٹری باڈیز ہیں جو جس لیول پر کام کر رہی ہیں، اگر منسٹری آف ہیلتھ کوئی اسٹینڈرڈس بنا رہی ہے تو وہ منسٹری آف ہیلتھ کے اسٹینڈرڈس ہوں گے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنا رہی ہے تو وہ اس کے اسٹینڈرڈس ہوں گے، اور وہ پروونسز جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ صرف اور صرف انفورس کریں گے. ہر پروونس اپنے نئے اسٹینڈرڈ نہیں بنائے گا. تو 2019 میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو گھی ہے، اس طرح کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو کریم بنتی ہیں، یا جو ایون اس وقت تو مارجرین کے اندر بھی بہت زیادہ ٹرانس فیٹس تھے. انہوں نے بنایا کہ جی ابھی ہم 10% کی بجائے اس کو 5% کا ٹارگیٹ دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم انڈسٹری کو ٹائم دے رہے ہیں کہ 3 سالوں کے اندر اندر وہ اپنے پروسیسز کو، اپنے اکوپمنٹ کو اپ گریڈ کر لیں. کیونکہ WHO نے جو ٹائم لائن دی تھی وہ 2023 تھی کہ 2023 تک پوری دنیا میں جو ہے وہ تمام گورنمنٹس، کیونکہ جب یہ ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو اس کو تمام گورنمنٹس جو ہیں اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں. تو پاکستان نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا. تو پاکستان ایز اے سگنیٹری، اب پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ 2023 تک وہ اپنے اسٹینڈرڈ اس حساب سے لے آئے. تو چونکہ انڈسٹری کا پریشر تھا تو وہ انیشلی 3 سال ان کو دیے گئے کہ جی آپ نے 2022 تک جو ہے اپنے تمام پروسیسز ان کو اپ گریڈ کرنا ہے، اکوپمنٹ کو بہتر کرنا ہے، تاکہ 2022 میں ہم یہ اسٹینڈرڈز WHO کے برابر لے آئیں گے. فرسٹ فیز میں 10% سے اس کو 5% کر دیا گیا، لیکن انفورسمنٹ نہیں ہو سکی. ایون وہ 5% کی بھی انفورسمنٹ نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی. اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، کچھ ہماری فوڈ اتھارٹیز کی کیپیسٹیز کے بھی ایشوز تھے، ناٹ ان پنجاب بٹ ان ادر پروونسز. بہرحال 2022 میں جب یہ ٹائم لائن ختم ہوگی اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ان کو واپس لے کے آنا ہے 2% کے اوپر، تو ایک دم انڈسٹری نے شور مچا دیا.